हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल के द्वारा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पूरी तैयारी कराई जा रही है। और इसी क्रम में सबसे पहले मैं आज केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करूंगा और फिर कल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डे बाय चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक करता रहूँगा, आपको रोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा और जल्द ही हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री साइंस का एक पार्ट है और इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो सब भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, साथ ही साथ संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है, ये क्यों लिखते हैं, इसका महत्व क्या है। उसके बाद है इसमें सिलेबस में रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रकार होते हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया, उसके साथ में ही विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये उपचयन अभिक्रिया है वो हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव होता है, इसको पढ़ेंगे। और इसके साथ में दो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक संक्षारण और विकृत गंधिता को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर में हमें पढ़ना है अम्ल, क्षारक एवं लवण, साथ ही साथ अम्ल एवं क्षारक के राजनीतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं उसको समझेंगे। और उसके साथ ही प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक का क्या क्या प्रयोग होता है, इसका कैसे प्रयोग करेंगे वो पढ़ेंगे। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके साथ में ही शुरू हो जाएगा धातु कार्बोनेट, धातु जो है कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल एवं क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं कैसी होती है, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं कैसे होती है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ना है। उसके साथ में दोस्तों पढ़ना है इसमें कि सभी अम्लों एवं क्षारक में क्या समानताएं हैं, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। और उसके साथ में पढ़ना है अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। दैनिक जीवन में पीएच एक नया इसमें आपको मिलेगा, पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ना होगा। तो दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लवण के संबंध में हम लोग जानकारी लेंगे और लवण परिवार के बारे में समझेंगे। और उसके साथ में लवणों का जो पीएच वैल्यू होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लवण का पीएच वैल्यू, साधारण नमक से रसायन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ते हुए सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो एक एक टॉपिक के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये देख लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर ये है, सेकेंड चैप्टर ये है, दो चार लाइन पढ़ लिए फर्स्ट चैप्टर, दो चार लाइन सेकेंड चैप्टर पढ़ लिए, हो गया कंप्लीट। लेकिन ऐसा नहीं है, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी एग्ज़ाम से तय होता है कि आपका जीवन कहाँ जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अध्याय 3 की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 3 धातु एवं अधातु है इस चैप्टर का नाम। इसमें धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं पढ़ेंगे हम लोग। और धातु का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, धातु का वायु में दहन करने से क्या होता है, ये पढ़ेंगे। और धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, ये पढ़ना है। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। और अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, इसको पढ़ना है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इन सबको पढ़ना है। उसके साथ में धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं इसको समझना है। आप चाहें तो कॉपी में इसे एक एक करके नोट कर सकते हैं, और वीडियो को नहीं हो तो पॉज कर कर के आप नोट करते रहिए, ताकि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ लें
इस चैनल के द्वारा उसको आप टिक करते चलिए और एक ऐसा समय आएगा जब पूरा टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर ले रहेंगे और पूरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर लिए रहेंगे। इसलिए ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। आयनिक यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद धातुओं की प्राप्ति, धातुओं का निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ अयस्कों का समृद्धिकरण, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण और उसके बाद पढ़ना है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। और फिर 2 टॉपिक होंगे संक्षारण और संक्षारण से सुरक्षा और इसके साथ में ये तीसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। इसमें हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के आबंधन के बारे में पढ़ेंगे, सहसंयोजी आबंध जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं और साथ ही साथ कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, इसकी श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग कहीं पढ़े भी होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब चीज़ इसमें पढ़ना है। और उसके साथ में आएगा समजातीय श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति कैसे करते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के अंतर्गत और उसके साथ में कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, दहन के बारे में ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन सब के बारे में इसमें पढ़ना है। और फिर आएगा आप में एथेनॉल के बारे में पढ़ना, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जिसमें एथेनॉल होंगे, एथेनोइक अम्ल होगा, एथेनॉल के गुणधर्म को हम लोग पढ़ेंगे, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म को पढ़ेंगे। और फिर आएगा साबुन और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक पढ़ के हम लोग चौथे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर आएगा इसके बाद में पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर की बात करते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत अव्यवस्थित को व्यवस्थित करने का सीखेंगे, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास हम लोग देखेंगे, कौन कौन से थे प्रारंभिक प्रयास, क्या क्या हुआ था तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए, जिसमें डोबेराइनर के ट्रिक को पढ़ेंगे, न्यूलैंड्स के ऑक्टेट रूल यानी कि अष्टक सिद्धांत पढ़ेंगे, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या क्या उपलब्धियां हैं और इनके आवर्त सारणी की क्या क्या सीमाएं हैं, इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आफ्टर देन हम लोग पढ़ेंगे अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की क्या स्थिति है और आधुनिक आवर्त सारणी की क्या प्रवृत्ति है। इन सब से हम लोग डेली बाय डेली क्वेश्चंस एक एक टॉपिक से लेते चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ जरूर देंगे और अंत तक बने रहेंगे इस कोर्स के साथ में, ताकि डेली बाय डेली करके हम लोग सिलेबस तो ख़त्म कर लें और सिलेबस के बाद शुरू होगा डेली बाय डेली प्रैक्टिस। फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव के थ्रू क्वेश्चंस को पढ़ते चलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डेली बाय डेली प्रोवाइड कराते रहेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन से उसको कंप्लीट भी कराते रहेंगे और जब पूरे टॉपिक से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे तो फिर हम लोग शुरू करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन लाएंगे और बहुत सारा चीज़ होने वाला है और आप लोग अंत तक बने रहिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर सुझाव दीजिए और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप अभी तक नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।